हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आपको पता है कि ये सीरीज एसएससी जीडी के लिए हमने शुरू की हुई है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 2 को लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन कहता है पहला, सूत्रकणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अभी आप घबराए नहीं, एक एक चीज़ समझा दूंगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो खोज करी है ये अल्टमैन के द्वारा की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसके द्वारा की गई है भाई? अल्टमैन के द्वारा। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का अंग होता है, कोशिका का एक अंग मात्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब कोशिका के प्रत्येक अंग को आराम से जानेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एम का मतलब होता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यहाँ पर 36 एटीपी ऊर्जा प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है यहाँ तक। अब ये है अपने पास गोल्जी का है, जी मतलब क्या है? गोल्जी का है, गोल्जी का है। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा बनाई है वो ऊर्जा गोल्जी काय के पास जाती है, और ये गोल्जी काय का काम होता है पूरे कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह कर देना, ठीक है। इसीलिए गोल्जी काय को क्या कहते हैं? कोशिका का सड़क परिवहन कहते हैं। कोशिका का सड़क परिवहन, कोशिका का सड़क परिवहन किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये है वर्टिब्रल, और इसका काम होता है जल का संचय करना। क्या है? जल का संचय करना। ये अपने पास है साइटोसोम। ये क्या है भाई? साइटोसोम है। और साइटोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। क्या काम होता है? कोशिका विभाजन। अभी आराम सुनना है। कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से नई कोशिकाओं का निर्माण होना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक स्पीड से के साथ यानी सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो ये होता है आपके लीवर में, यकृत में होता है, ठीक है। सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है यकृत में, ठीक है। यानी आप यकृत में एक छेद कर दें और एक आप अपने एक सिर में छेद कर लें तो यकृत का छेद जल्दी भर जाता है, यानी नई नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जन्म के बाद मस्तिष्क में कभी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो साइटोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। ये है अपने पास अंतःस्रावी जालिका, अंतःस्रावी प्रदप जालिका। अंतःस्रावी प्रदप जालिका है। ये ध्यान रखना है, कोशिका को पिचकने से बचाती है, कोशिका को पिचकने से बचाएगी। अब ये बताइए, अपने शरीर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है किसके कारण? आप कहोगे कंकाल के कारण। तो यही कारण है कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंकाल कहते हैं किसको भाई? तो याद रखना है अंतःस्रावी प्रदप जालिका को ER को कहते हैं, ठीक है। R4 होता है राइबोसोम, R4 राइबोसोम। राइबोसोम को, राइबोसोम के लिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। ये है लाइसोसोम। ये क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? ये ध्यान रखना है, यदि कोशिका का कोई भी अंग काम नहीं करता है तो उसको प्रेरित करता है काम करने के लिए। लेकिन पूरी कोशिका के अंग ही काम नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये लाइसोसोम फट जाता है। इसीलिए डी डुबे नाम विद्वान ने कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसको कहा है? लाइसोसोम को कहा है। ये अपने पास न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। और केंद्रक की खोज किसने करी है? याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। केंद्रक की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। तो याद हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगी, गोल्जी का सप्लाई कर देगा, परिवहन हो गया। जल का संचय वर्टिब्रल कर लेगा, साइटोसोम कोशिका का विभाजन कर देगा। अंतःप्रदप जालिका कोशिका का कंकाल हो गया है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, और लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। न्यूक्लियस क्या है? मस्तिष्क है, ब्रेन है किसका? कोशिका का।
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, हटा दूं इसको, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया है विंस्टन चर्चिल के अनुसार। उस समय इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल की सरकार थी और ये लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से। क्यों आया था? तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत में लाया गया था, लेकिन कांग्रेस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया था और इसको अस्वीकार कर दिया गया था। एक और पॉइंट याद रखना, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया और कुछ हद तक ये सफल हुआ था, क्योंकि कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ध्यान रखना। और इसी संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी भारतीय संविधान के बारे में आपको बताना है। यह कई संविधानों का एक मिश्रण है, ये बात बिल्कुल सही है। ये पूरी तरह से ब्रिटेन पर आधारित है, ये बात गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम का है, ये भी गलत है। और ये कनाडा पर पूरी तरह से, ये भी गलत है। यानी भारतीय संविधान 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से लिया गया है। और याद रखना है जो 1935 का अधिनियम था, इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है भारतीय संविधान पर? 1935 के भारत परिषद अधिनियम का। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ मेन बात आपको बता देता हूँ कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाइए, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को नोट करना। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है आपका संसद। संसद के बारे में कल भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मेन पॉइंट याद रखना है, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। उसके बाद आपको याद रखना है यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से आपका लिया गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, जो भाग 3 में है आपके पास। उसके बाद एससी सर्वोच्च न्यायालय आपका अमेरिका से आया है। ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद याद रखोगे आपको आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या आया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से आए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद फ्रांस याद रखना, गणतंत्र व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से। संविधान संशोधन प्रक्रिया तो ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान में यदि संशोधन करना है तो ये दक्षिण अफ्रीका से आया है संशोधन। और वहीं आपको याद रखना है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है, भाग 4 में है। और ये मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो ये भी याद रखना है रूस से लिए गए हैं। वहीं पर आपात उपबंध भी याद रखना है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो इतना याद रखोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज मैं बहुत आपको मेहनत करके बेहतरीन चीज़ें कराने वाला हूँ, तो आप ज़रूर इस वीडियो में अंत तक बने रहना और देखना कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है इस सीरीज़ का। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कानून बनते हैं वो अनुच्छेद 51 बनते हैं। याद रखोगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी कहाँ बनते हैं? अनुच्छेद 51 में। अब देखो भारतीय संविधान का कुछ प्रमुख अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 10 आपको याद रखना है। 10 में क्या है? नागरिकता के बारे में विशेष प्रावधान है। नागरिकता विशेष प्रावधान किया गया है कहाँ पर? 10 में। 11 में क्या है? संसद कानून बना सकती है नागरिकता पर। संसद कानून बना सकती है नागरिकता पर। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता 14 में है। 15 में क्या है? तो जाति, वंश, लिंग, धर्म के आधार पर धार्मिक मामलों में भेदभाव नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा? भाग
सॉरी अनुच्छेद 15 में। 16 में क्या है, सार्वजनिक मामले में भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक या रोजगार के मामले में, रोजगार मामले में भेदभाव नहीं होगा। कहाँ पर, 16 में। आगे याद रखना है 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत है। 18 में याद रखना है उपाधियों का अंत है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, उपाधियों का अंत जरूर है, लेकिन जो उपाधि भारत सरकार आपको देगी वो उपाधियां अनुच्छेद 18 के तहत ही, जैसे भारत रत्न की उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत दी जाती है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को दी गई है। 19 के ए में याद रखना है प्रेस है, प्रेस है। 20 में याद रखना है दोषी व्यक्ति को संरक्षण है, क्या, दोषी व्यक्ति को संरक्षण की व्यवस्था है। और 21 में याद रखना है प्राणदेहिक स्वतंत्रता है, प्राणदेहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। 25 याद, तो याद हो जाएंगे ना क्या क्या है। 10 में नागरिकता, मेरे साथ साथ बोल लो एक बार, 10 में नागरिकता। 11 में नागरिकता से कानून बनेगा, कौन बनाएगी, संसद। 14 में विधि। 15 में धर्म के मामले में भेदभाव मत करो। 16 में रोजगार में मत करो। 17 में स्पष्टता का अंत कर दिया गया। 18 में उपाधि अंत है। 19 में 6 स्वतंत्रता है। 19 के ए में प्रेस है। 20 में दोषी को संरक्षण। 21 में प्राणदेहिक स्वतंत्रता है। याद रखोगे यहाँ तक, बोलो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाए, बोलो कैसा लग रहा है क्लास, ये अच्छा लग रहा है ना, तो जरूर आप एक लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कहता है रात्रि आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है। तो रात्रि के समय आसमान में सबसे चमकीला होता है चंद्रमा, और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है, आपको याद रखना है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फेबोस, एक है फेबोस और एक है डिबोस, याद रखना है, ठीक है, फेबोस और डिबोस। बृहस्पति का याद रखना है गैनीमेड है, गैनीमेड। और ध्यान रखना है पूरे सौर मंडल का सबसे हाई, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, याद रखोगे आप। तो रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है, चंद्रमा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो याद रखना है हिंद महासागर में है सीसेल्स, तो यही आपका सबसे गहरा गर्त हो जाएगा, किसका, हिंद महासागर का। अभी आप टेंशन ना लो, आगे मैंने कुछ आपके लिए लिया है, देखो क्या है। यहाँ पर आपको लिया है प्रत्येक महासागर को मैंने क्रम से लिया है, यानी ये जो क्रम है आपके पास ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम है। किसके अकॉर्डिंग है दोस्त, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम है। अब यहाँ मैं कुछ आपको समझाने वाला हूँ, आराम से समझना। देखिए मैं अगर यहाँ त्रिभुज बना दूँ, इसका मतलब क्या है कि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, या सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत याद होगी ना, प्रशांत की सर्वाधिक तूफान वाली पेटी रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी पाई जाती हैं, सही है। तो प्रशांत महासागर में याद रखेंगे इतनी चीज। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। हिंद महासागर का जो आकार है वो एम के या फिर बी के समान है, याद रखोगे। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त है, जो 11,033 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। भाई अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई प्यूर्टो रिको है, कौन सी है, प्यूर्टो रिको, कौन सी है, प्यूर्टो रिको। और बाकी हिंद महासागर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और बाकी ये क्रम हो गया, सबसे छोटा महासागर हो गया, ये सबसे बड़ा महासागर हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है। तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO, और इसकी स्थापना होती है 1951 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में, याद रखोगे इतनी बात। तो भारतीय जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो क्या और आपको याद रखना है, आराम से मेरी एक एक बात पे ध्यान देना। देखो जो जीडीपी होती है, ध्यान सुनो बात, जीडीपी की एक खासियत ये होती है कि जीडीपी के अंतर्गत
सिर्फ भारत के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, भारतीय सीमा के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को शामिल किया जाता है, चाहे इसमें अब देसी हो और चाहे विदेशी हो। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें सीमा की बाध्यता होती है, यानी एक वर्ष में भारतीय सीमा के अंदर अंतिम बाजार मूल्य या सेवा मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीडीपी में किसे किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो एक होता है हस्तांतरण भुगतान को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब इसका ये होता है, जीडीपी में आप उसी को शामिल करोगे जिसके बदले आपने कुछ किया है। मान लीजिए सरकार ने आपको वजीफा दिया, क्या आपने उसके बदले सरकार का कोई कार्य किया? नहीं किया। तो जो आप सरकार का, जिसके बदले आप कोई कार्य करते हैं, जिस पैसा किसी हम कार्य में लगा देते हैं, वही आपका जीडीपी में शामिल होता है। हस्तांतरण भुगतान जीडीपी में शामिल नहीं होता है, और वही बॉन्ड पेपर भी जीडीपी में शामिल नहीं होता है। लेकिन एक होता है मूल्यह्रास। ये क्या होता है? मशीनों की घिसने के बाद जो उसके मूल्य में कमी हो जाती है, उसे मूल्यह्रास कहते हैं। लेकिन मूल्यह्रास को जीडीपी में शामिल कर दिया जाता है। बोलो बात क्लियर हो गई। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा भारत का सांस्कृतिक विरासत प्रतीक कौन सा है? इनमें से 200 रुपये के नोट पे आपको बताना है क्या है। तो सब्र कीजिए अब थोड़ा सा, और मैं आपको एक आगे लेके आता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन मैंने आपके लिए मेहनत किया है। अगर आप इनको सब कवर कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। देखिए 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है, इनको याद कर लेना ध्यान से। 500 के नोट पर लाल किला है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, जो क्वेश्चन अभी पीछे आपसे पूछा गया था। 200 के नोट पर क्या है? सांची का स्तूप है। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है, गुजरात। रानी की वाव कहाँ पड़ती है? गुजरात में है। हम्पी का खंडर ये 50 के नोट पर है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 20 अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। सांची स्तूप एमपी में पड़ता है, बाकी आपको पता है। ठीक है, फिर सुनो ध्यान से एक बार। 2000 के नोट पर मंगलयान है, 500 पर लाल किला है, 200 पे सांची स्तूप है, 100 पर रानी की वाव है, 50 पे हम्पी का खंडर है, 20 पे अजंता एलोरा है, 10 पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। याद होगी बात यहाँ तक? अभी यहीं तक नहीं रुकने वाले हम लोग। मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आया है ना, एक एक चीज क्लियर करिए। देखिए आपके लिए और कुछ मैंने बेहतरीन क्वेश्चन लिया है, यहां से समझो। क्वेश्चन कहता है, अन्ना श्रृंखला के सिक्के भारत में किस वर्ष जारी किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इससे पहले भारतीय रुपये पर इंग्लैंडों का, जो अंग्रेजों का फोटो हुआ करता था, लेकिन अन्ना श्रृंखला का जब फोटो आया तो उस पर एक धान की बाली को उकेरा गया और वहीं पर अशोक स्तंभ को भी उकेरा गया था। और ये अन्ना श्रृंखला शुरू होती है कब? तो 1950 में। कब शुरू होती है अन्ना श्रृंखला? 1950। याद रखोगे? ठीक है। ग्रेसम का नियम क्या कहता है? थोड़ा आराम समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेसम का नियम कहता है, जब मार्केट के अंदर यानी बाजार में, आपने देखा होगा बाजार के अंदर नकली नोट भी चलने लगते हैं, है ना? तो बाजार में जब नकली मुद्रा और ओरिजिनल मुद्रा एक साथ चलती है, यानी सही मुद्रा और खराब मुद्रा एक साथ चलती है, तो खराब मुद्रा जो है वो सही मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यही नियम है ग्रेसम का नियम। तो याद रखना, ग्रेसम का नियम कहता है खराब मुद्रा सही मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसे क्या कहा गया है? ग्रेसम का नियम। आगे आ जाओ। आरबीआई ने पहली बार नोट कब छापे थे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 1938 में।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आरबीआई की स्थापना तो 1935 में हो गई है, नोट 1938 में कब छापे, क्यों छापे? तो सुनो, 1938 से पहले भारत में नोटों की छपाई बैंक ऑफ इंग्लैंड किया करता था। कौन करता था भैया? बैंक ऑफ इंग्लैंड। लेकिन आरबीआई ने छापना कब से शुरू किया? 1938 से। याद रखोगे, आरबीआई की स्थापना 35 में, राष्ट्रीयकरण 49 में हो गया था। ठीक है, आगे आ जाओ। नोट पर हिंदी भाषा किस वर्ष आई? ध्यान रखना, भारतीय नोट 17 भाषाओं में छपा हुआ है। 17 भाषाएं होती हैं, लेकिन हिंदी का पहली बार नोट पर कब देखा गया हिंदी को? तो ये आंसर होगा 1953। 1953 याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नोट पर कला और संस्कृति का चित्र कब से आना शुरू हुआ? तो 1980 के बाद से, या 1980 से। अब आप कहोगे इससे पहले क्या आता था? तो इससे पहले राष्ट्रीय स्मारकों को दिखाया जाता था भारतीय नोटों पर, लेकिन 1980 के बाद हुआ क्या? नोटों पर कला और संस्कृति का चित्र आना शुरू हो गया था 1980 से। याद हो गया, अन्ना श्रृंखला 50, ग्रेसम खराब सही बाहर कर दो, और आरबीआई 38 में नोट छाप रही है। नोट पर हिंदी कब से? 1953 से आ गई है। उसका नोट पर कला और संस्कृति का आना 1980 से शुरू हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखोगे ना इतना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। अब मैं ऊर्जा के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, ऊर्जा 3 प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, और एक अपने पास यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, इनको अच्छे से समझ लेना। अब देखो, गतिज ऊर्जा जिसमें हम चल रहे हैं, कोई चीज़ गतिज ऊर्जा है। रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज़ रुकी हुई है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है HDG। यानी इसमें हमेशा याद रखना है, ये ऊंचाई पर होती है। छत से लटका हुआ पंखा रुका हुआ है, ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। तने हुए धनुष में ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। यानी जमीन से ऊंचाई पर हो और रुका हुआ हो तो ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए पानी में, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे आइए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? इन दोनों का मिश्रण होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ऊंचाई पर भी हो और स्पीड के साथ भी हो। जैसे छत पर भागता हुआ लड़का, अब ऊंचाई पर भी भाग रहा है और उसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा भी है, और छत ऊंचाई पर भी है, तो ये क्या हो गई? यांत्रिक हो गई। बोलो, बात यहाँ से क्लियर हो गई? चलिए, तो ऊर्जा होती गतिज, स्थितिज और यांत्रिक ऊर्जा, 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। छत पे लटके हुए पंखे का चलना, तो ये भी अभी कौन सी? तीसरे में आ जाएगी। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? आराम से समझोगे। तारों के टिमटिमाने का कारण अभी समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर आ जाइए। ये आप देख रहे हैं, ये प्रकाश का अपवर्तन है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो सीधी ना जाकर थोड़ा अविलंब की ओर मुड़ जाती है, या फिर अविलंब से दूर हट जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। साफ देहाती भाषा में समझो, एक माध्यम से आई दूसरे में गई तो सीधी ना जाकर टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं एक हिंट बताऊंगा। जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई ना दे तो समझ जाइए प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। बोलो, याद होगी? जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई ना दे तो प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन। पानी में पड़ी छड़ तिरछी दिखाई देना, सीधी थोड़ी दिखाई देगी, तिरछी, अपवर्तन। पानी में पड़ी मछली को निशाना मारने के लिए निशाना कहाँ लगाएं? आगे, ऊपर, नीचे? तो नीचे लगाओ, क्योंकि ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। कुएं की गहराई वास्तविक गहराई से अधिक महसूस होना, ठीक है? तो याद रखना, जो चीज़ जैसी है अगर वैसी दिखाई ना दे तो वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन आपसे कहता है तारों के टिमटिमाने का कारण कैसा क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन।
बोलो बात क्लियर हो गई। बाकी इन चीज़ों को आगे ले लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना आपको बताना है। तो हम सब जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है यानी CaOH का होल ट्वाइज। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ये अपने पास क्या है? खड़िया है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये संगमरमर है, संगमरमर है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव पर्व होता है नागालैंड में। कहाँ होता है? नागालैंड में। और याद रख लेना, नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार होता है। हॉर्नबिल कहाँ होता है? नागालैंड में। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी बहुत फेमस चल रहा है, भोगाली बिहू। भोगाली बिहू हमें सभी पता है, भोगाली बिहू कहाँ का है? असम का है। अब याद क्या रखना है, भारत का ऐसा एक उत्सव जिसमें बुलबुल की लड़ाई आपस में कराई जाती है। अरे जैसे रक्षाबंधन में रक्षा बांधा यानी रक्षाबंधन क्या कहते हैं? राखी बांधते हैं। दूज पर भैया दूज होती है। ऐसे ही प्रत्येक त्यौहार में कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो ऐसे ही भोगाली बिहू भारत का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जहाँ क्या होती है? बुलबुल की लड़ाई। बुलबुल की लड़ाई, ठीक है। उसके बाद में हम सब जानते हैं कम्बाला कहाँ का है? तो कम्बाला कर्नाटक का है। कम्बाला कहाँ का है दोस्त? कर्नाटक का है। ये क्या होती है? ये भैंसा दौड़ है, भैंसा दौड़ है। कम्बाला कर्नाटक भैंसा दौड़। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का है। ये क्या है? तो इसमें सांड को बस में किया जाता है। सांड को बस में करना, बस में करना क्या होता है? जल्लीकट्टू होता है, ठीक है। तो याद रखो कि भोगाली बिहू पर बुलबुल की लड़ाई करी जाती है, ठीक है। और हॉर्नबिल नागालैंड का थिमिथी। एक और याद रखना, थिमिथी। ये भी त्यौहार नागालैंड का है, थिमिथी। और इस पर आग पर चलने की एक प्रथा होती है, ठीक है। आग पर चलने की प्रथा है। भोगाली बिहू असम, कम्बाला कर्नाटक, जल्लीकट्टू तमिलनाडु, भैंसा दौड़ हो गई, सांड लड़ाई हो गई। बोलो यहाँ तो बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन कहता है गुजरात की पारंपरिक बुनाई का नाम क्या है? पटोला। ध्यान रखना, पहले पूर्व काल में गुजरात की जो पटोला बुनाई थी वो राजघराने के लोग इसको पहना करते थे। साड़ी होती है लेकिन आज अब ये सस्ती हो चुकी है, पहले काफ़ी महंगी हुआ करती थी। तो याद रखना है पारंपरिक बुनाई गुजरात की कौन सी है? इसको ऐसे ही रट लेना, पटोला है। कौन सी है? पटोला। कुछ इस प्रकार से होती है, देखो दिखा ना आपको, ये इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना है आपको, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को किया गया था, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब ग्लोबल वार्मिंग वाली जो गैसें होती हैं वातावरण में जाती हैं, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे क्या होगा? जलीय जीव जंतु का जीवन अस्त व्यस्त होगा, पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा। और जो पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, वो पिघल कर नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1997 में किया गया है। अब मैंने आपके लिए कुछ ले लिया, यहाँ पर आराम समझना है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये अभी हो चुका है, 1997 में हुआ है। उसके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो 1987 में हुआ है। याद रखना, ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। ओजोन क्षरण के ओजोन संरक्षण को दर्शाता है। कौन सा? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ है। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो कमेंट करते रहना, साथ के साथ आप बताते भी रहना है कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है, ठीक है। और बाद में कमेंट बॉक्स में जो भी आपको कमी लगे या कुछ और सुधार आप चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन कहता है मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहली बार किसे दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे को। कब दिया गया? 1958 में। आपको याद और एक चीज़ रखनी है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे को किस लिए दिया गया था? तो सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। अच्छा, महात्मा गांधी के बाद एक और चीज़ याद रखना है, महात्मा गांधी के बाद आचार्य विनोबा भावे भारत के ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जो गरीबों के हितों के बारे में सर्वाधिक सोचते थे। कौन है? आचार्य विनोबा भावे जी। कब मिला है? 1958 में। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1983 में। याद रखोगे इतनी बात। आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न कब मिला? 1983। ठीक है। और क्या रखोगे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार देती है। कौन देता है? फिलीपींस। रेमन मैग्सेसे तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे फिलीपींस। ठीक है, याद रखना है। एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहते हैं, एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई, स्थापित कब हुआ है? तो 1957 में। ठीक है, बात क्लियर होगी यहाँ तक। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहली बार आचार्य विनोबा भावे को दिया गया 58 में सामाजिक कार्य के लिए। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 83 में। और फिलीपींस 3 बार तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे फिलीपींस की, याद रखना है। एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं और 1957 में इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम आपसे पूछा गया तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट बना आंसर। अब देखो महत्वपूर्ण बात क्या है, यूनेस्को की जो स्थापना हुई है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो ये याद रखना है 16 नवंबर 1945 को। ठीक है। भारत इसका सदस्य कब बना है? 1946 में। भारत कब बना? 1946 में। और क्या रखोगे? वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष एंद्रे एजोले हैं। एंद्रे एजोले, एंद्रे एजोले हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी आप इनको नोट कर लेना ध्यान से। ठीक है। मेरा आपसे वादा है दोस्त कि एसएससी जीडी का एक एक क्वेश्चन मैं ऐसी सीरीज से लड़ा दूंगा। आपको हर चीज़ नोट करना जितना मैं आपको लिखाऊं, और वीडियो को शेयर भी करते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है तब, है ना। देखो इतनी हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है। जितना ज़्यादा व्यू होगा मैं कोशिश करूँगा उतनी जल्दी आपको लाइव पढ़ाने की। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहता है एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया था। तो याद रखोगे ये 1947 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था एक सम्मेलन। इसी में एशियाई खेलों का सुझाव सबसे पहले दिया गया है। याद क्या रखना है, भारत में जो एशियाई खेल हैं वो 2 बार हो गए हैं। एक 1951 में हुए थे पहली बार, और 1951 में शुरुआती हुई है इन खेलों की। ठीक है। उसके बाद 1982 में हो गए हैं भारत में। तो 2 बार हुए हैं अब तक। एक और याद रखना, 1951 में जो पहला एशियाई खेल हुआ था, चांद तारा इसका प्रतीक था। क्या था लोगों इसका? चांद तारा। तो एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन के साथ हुआ था, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। भारत में कहाँ हुआ? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। बोलो बात क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस प्रकार से ये सीरीज आपकी समाप्त होती है। अब आप मुझे कमेंट करके नहीं, अभी एक क्वेश्चन रह गया है। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आज का आपको क्लास। क्या आप और भी इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी कमेंट करिए। और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीच में आपसे नहीं कहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई और समय आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।